हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा काफी ज्यादा यूनिक है। इस जैसी स्टोरी आप सबने पहले कभी ना सुनी होगी, क्योंकि काफी रोमांटिक और क्यूट मोमेंट्स हैं। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए ड्रामा स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस यूनिक स्टोरी को मिस मत करना। ड्रामा की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड सून को देखते हैं, जो अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ आ रही होती है और वो उसे रास्ता दिखा रहा होता है अपने घर का। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फादर बात ले रहा होता है, जो कि काफी हैंडसम दिखाई दे रहा होता है, और ये मेल लीड है जिसका नाम मिस्टर चेन होता है। एनीवेज, यहाँ पर हम सून को देखते हैं कि उसका स्टूडेंट उसे एक फिश शॉप पर लेकर आता है और उसे ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर चेन, जो कि उस स्टूडेंट जिसका नाम जू होता है, उसे आके डांट रहा होता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम्हें नेबर पिक करने आएगी, लेकिन तुम खुद आ गए। और वो शर्टलेस होता है और सिर्फ टॉवल पहने हुआ होता है। उसे नहीं पता होता कि जू की टीचर भी उसके साथ आई है, तो वो बताने लगता है कि मेरी टीचर भी मेरे साथ आई है। लेकिन यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं, यानी कि सून को। वो तो बस उसकी बॉडी ही देखी जा रही होती है, वो शर्टलेस होता है और वो दोनों ये देखकर शॉक्ड होते हैं और दोनों ही शर्माने लगते हैं। तो वो घबरा कर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मैं सून हूँ और जू की टीचर हूँ। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं टॉवल के साथ ही बाहर आ गया था, मुझे नहीं पता था कि आप आई हुई हो, तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। और वो जब चेंज करा होता है तो वो उसे फिश टैंक के थ्रू देख भी रही होती है। एक्चुअल में वो फर्स्ट साइट पे ही उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम। एनीवेज, अब यहाँ पर वो पैंट तो पहन लेता है, लेकिन शर्ट उसने अब भी नहीं पहनी थी। सून उसे बस देखती रह जाती है और यहाँ पर वो उसे बैठने को कह रहा होता है, लेकिन सून तो कुछ नहीं सुन रही होती, बस उसे देखी ही जा रही होती है। और वो सोच रही होती है कि अक्सर उसका स्टूडेंट जू उसे बताया करता था कि उसके फादर कितने हैंडसम हैं और सब उसे सीकिंग कहते हैं। और वो मन में सोच रही होती है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। एनीवेज, यहाँ पर जेन उसे कहता है कि बाहर काफी ज्यादा गर्मी है, तुम काफी गर्मी से आई हो, तो मैं तुम्हें कुछ ठंडा ऑफर करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं किसी कंसर्न की वजह से तुम्हारे पास आई हूँ। एक्चुअल में मैंने नोटिस किया है कि जू को अक्सर अलग अलग गर्ल्स पिक करने आती हैं, तो मुझे काफी कंसर्न फील हो रहा था, तो मैं इसीलिए इसके घर विजिट करने आई थी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हर एक पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए जो भी उसे लेने आता है, तुम उसकी या तो मुझे लिस्ट बता दो या किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दो। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करी, क्योंकि उसे ये कहना बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद चेन की लाइफ में और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्हें वो उसे ऐसे ही रैंडमली पिक करने के लिए भेज देता होगा। जिस पर चेन ये बात सुनकर बहुत हंसने लगता है और कहता है कि आप गलत समझ रही हो, वो सबकी सब मेरी नेबर्स हैं और वो सब मेरी कस्टमर्स हैं, तो वो अक्सर जू को पिक कर लेती हैं और इस तरह मेरी हेल्प हो जाती है, और मेरी कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं है, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर सुन काफी ज्यादा हेजिटेट करने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो जू का होमवर्क उसके साथ डिस्कस करने लगती है कि वो कुछ मिस्टेक्स भी करा है। तो जहाँ पर इतने कम मार्क्स पे भी चेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और जू को कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, और उसके साथ बहुत नॉटी वे में उसे टीज करा होता है। तो सुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए और भी इसकी बुक लेकर आई हूँ, और वो कुछ स्टफ भी देती है, स्टेशनरी प्रोवाइड करती है, और उसे कहती है कि इससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी और इस तरह जू होमवर्क में काफी अच्छे से वर्क कर सकेगा, क्योंकि उसे घर पे भी स्टडी करने की जरूरत है। जिस पर वो जू को कहता है कि तुमने सुन लिया ना, अब से तुम घर पर अच्छे से पढ़ोगे ना। तो वो टीचर से प्रॉमिस करता है। तो वो कहती है कि बस मैंने यही बात करनी थी। तो वो उठने लगती है, तो वो दोनों काफी क्लोज होकर एक दूसरे के साथ उठते हैं, जिससे सुन तो काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है। और फिर यहाँ पर स्टोव पर कुछ कुक हो रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही कुछ मजेदार सा बना रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा है, तुम्हें यहाँ ही डिनर के लिए स्टे करना चाहिए और खाना खा के जाना चाहिए। और इतने में वहाँ पर नेबर आ जाती है और आकर चेन को कहने लग जाती है कि मैं उसे पिक करने गई थी, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया, कोई और लड़की उसे पिक करके गई है। तो वो आके सॉरी करने लग जाती है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, जू घर आ चुका है। तो वो उस लड़की को नोटिस करती है, वो काफी मॉडर्न दिखाई दे रही थी और सुन को बहुत बुरा लग रहा था कि वो तो बहुत सिंपल सी है, और वो मन में सोच रही होती है कि इतनी स्टाइलिश गर्ल के आगे चेन मुझे कोई भी भाव नहीं देगा। तो वो चेन को सॉरी कर देती है कि उसका खाने का कुछ भी मूड नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि चेन को भी सुन काफी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो काफी सिंपल थी। लेकिन यहाँ पर वो नीचे दिखता है कि उसे कोई पिक करने आया था और वो उसकी काफी क्लोज हो रहा था। तो वो समझ जाता है कि शायद सुन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐसा सच होता है, क्योंकि सुन के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक अच्छी जगह शादी कर ले, और उसके लिए उन्होंने एक पर्सन को चूज भी किया हुआ था जिसका नाम वू था, और वो एक गवर्नमेंट जॉब करता था, और वो सुन को यहाँ पर पिक करने आया हुआ था। और वो बता रहा होता है कि तुम्हारी मॉम के लिए मैंने काफी शॉपिंग की है। तो यहाँ पर हम जेन को देखते हैं, वो काफी डिसहार्ट लग रहा होता है और समझ आता है कि सुन ऑलरेडी बुक्ड है। उसके बाद वो अपनी नेबर को कहता है कि तुम भी कुछ खा लो, लेकिन वो भी उसे एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे उसके जाने के बाद वो जू को कहने लग जाता है, तुमने टीचर सुन की बात सुनी थी ना, तो इसलिए तुम्हें अब अच्छे से स्टडी करना होगा, वरना तुम्हें सारी शार्क्स खा जाएंगी। यहाँ पे उनका रिलेशन काफी क्यूट दिखाया जाता है। वो किड भी काफी इनोसेंट लग रहा था और काफी क्यूट टॉक अपने फादर से कर रहा था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किस तरह चेन उसे बातों ही बातों में ओशन की काफी नॉलेज दे रहा था और उस बारे में जू को काफी ज्यादा पता था। इतने में उसे कॉल आती है और यहाँ पर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हें हमें अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी होगी, क्या तुम भूल गए हो तुमने कुछ ईयर्स पहले क्या किया था। और यहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें साफ पता चल रहा होता है कि चेन ने कुछ तो पास्ट
पास्ट में बुरा किया था, कुछ मर्डर टाइप, लेकिन वो अभी हमें रिवील नहीं हुआ, वो हमें आगे रिवील हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सून के घर पे देख रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर वो भी उसके साथ होता है। यहाँ पे हम सून को देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी हैप्पी दिखाई नहीं दे रही थी और यहाँ पे उसकी मॉम शादी के बारे में बात कर रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। अब यहाँ पर सून का फादर और वो एक ही लॉ फर्म से बिलोंग करते थे, तो वो एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि 6 इयर्स पहले शिप पर एक केस हुआ था जहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे और फर्स्ट ऑफिसर को किलर ने इंस्ट्रक्शन दी थी और वो मजबूर होकर उसकी इंस्ट्रक्शंस मान रहा था, लेकिन वहाँ पे कैप्टन की डेथ हो जाती है और वो दूसरा पर्सन जिसने शायद ड्रिंक की हुई थी वो जंप कर लेता है और सारा ब्लेम फर्स्ट ऑफिसर पर लग जाता है। यहाँ पे सुन को फर्स्ट ऑफिसर के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि सिर्फ नाइफ पर फिंगरप्रिंट्स की वजह से उसको सब मर्डर समझ रहे थे और ये केस चल रहा होता है, तो वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एनीवेज अब रात के बाद उसके बाद हमें सस्पिशियस वे में चैन को दिखाया जाता है। उसके बाद हम रात को देखते हैं कि सुन सपना देख रही होती है कि उसके पेरेंट्स किस तरह उसे वो के साथ शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें सुन की लाइफ का भी दिखाया जाता है कि किस तरह बचपन ही से उसके पेरेंट्स उसको हर काम के लिए फोर्स आउट किया करते थे। वो एक डांसर बनना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसे टीचर बनने पे मजबूर किया था और यही सब सपना उसे आ रहा होता है। फिर एकदम से वो खुद को फिश शॉप में पाती है और वहाँ पर वो सिर्फ चैन के बारे में ही सोच रही होती है, उसकी बॉडी को देख रही होती है, उससे अट्रैक्ट हो रही होती है और फिर वो फिश शॉप पे भी पहुंच जाती है और चैन के पास जाकर जू के होमवर्क के बारे में पूछती है। तो चैन कहता है कि काफी रात हो चुकी है, तुम यहाँ पे जू के लिए नहीं आई तो मेरे लिए आई हो ना, और उसके क्लोज होने लगता है एंड उसे किस करने लगता है। तो उसकी जाग हो जाती है और वो सोच रही होती है कि उसने किस तरह का सपना देखा। वो जू के डैड से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है और उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है। एंड उसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चैन तो आज जू को खुद ही पिक करने आया था। जू उसे देखकर काफी एक्साइटेड होता है और उसे बताता है कि टीचर सुन मुझसे बहुत ज्यादा खुश हुई है और मुझे उसने स्टार भी दिया है क्योंकि मेरा होमवर्क अच्छा था। इतने में हम देखते हैं कि सुन के साथ कोई स्ट्रेंजर मिसबिहेव कर रहा होता है, तो यहाँ पर चैन ये देख लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि ये कौन है, तो वो कहती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। और यहाँ पर वो टीचर सुन को साइड पे करता है और उससे फाइट करने लगता है। तो यहाँ पर टीचर सुन उसे रोकने लगती है लेकिन उसका एक्स उससे फाइट बैक करने लगता है और यहाँ पर टीचर सुन काफी परेशान होती है, उसे हॉस्पिटल लेकर आती है क्योंकि चैन को थोड़ी सी चोट लग गई थी। लेकिन यहाँ पर उसकी रिपोर्ट देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसमें सिंगल लिखा हुआ था, तो उसे समझ नहीं आ रही होती कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो जू डैड क्यों कह रहा था चैन को और वो उसे अपना सन क्यों कहता है, और वो इसी कंफ्यूजन में थी। और यहाँ पर अब चैन आ जाता है तो वो उसे मेडिसिन वगैरह देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा इस तरह स्कूल के सामने फाइट न करे। यहाँ पर चैन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, तो वो कुछ सोचती है और उसे अपना नंबर दे देती है। एंड उसके बाद अब एलिवेटर में काफी ज्यादा रश होता है, तो यहाँ पर चैन उसे काफी प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसके काफी क्लोज आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है और सोच रही होती है कि इसकी बॉडी कितनी परफेक्ट है और ये कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। साथ में वो एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं। एनीवेज अब टीचर सुन बाहर आती है जहाँ पर वो टीचर सुन को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसने जितने भी ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट दी है वो उसे रिटर्न करना चाहता है, तो वो उसे वीचैट में ऐड कर दे। एक्चुअल में ये उसका बहाना था कि किसी तरह से वो दोनों अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, जिस पर वो उसे थैंक्स करती है और फिर से कहती है कि वायलेंस ठीक नहीं है और वहाँ से नर्वस होकर चली जाती है। अब बाहर आती है तो इतने में जू सो चुका था, तो चैनो से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और टीचर सुन काफी ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हो रही होती है। वो उसे अपने घर का एड्रेस भी बताती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि जू नींद में कुछ बोल रहा था और वो डैड डैड कह रहा था, तो यहाँ पर चैन उसे इस बारे में कुछ बताने ही लगता है कि इतने में वो की कॉल टीचर सुन को आ जाती है और वो उससे मिलने के बारे में कह रहा होता है। चैन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो उनका वेट कर रहा था। यहाँ पर वो को भी हम क्लियरली देख पाते हैं कि वो चैन को इस तरह सुन के साथ देखकर काफी जेलस दिखाई दे रहा था। यहाँ पर चैन कहता है कि ये काफी डिसेंट लगता है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा मैच लग रहा है। जब सुन जा रही होती है तो वो उसे पूछ लेता है कि ये मेडिसिन मैंने कितनी दफा लेनी है, तो वो उसे सारी इंस्ट्रक्शन देने लगती है। इतने में वहाँ पर वो आ जाता है तो वो कहता है कि तुम लोग लंच एंजॉय करो। वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिसपे वो बताती है कि ये मेरे स्टूडेंट का डैड है। चैन ये सुन लेता है और डिसअपॉइंट होकर कार में बैठ जाता है क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि वो काफी हाई क्वालिफाइड लग रहा था। यहाँ पर वो भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था और यहाँ पर वो लंच के वक्त सून से सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि वो लड़का कौन था और वो तुमसे मेडिसिन के बारे में क्या बात कर रहा था, जिसपे वो उसे बता देती है कि वो अपने सन को पिक करने आया था और कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मैंने उसकी हेल्प की। यहाँ पर वो को कुछ शक होने लगता है और उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, तो वो कहती है नहीं कुछ भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर साथ ही वो उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि वो लड़का मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उससे दूर ही रहना। तो वो कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो काफी रूड होने लगती है तो वो बात को चेंज कर लेता है और उसके लिए फ्लावर्स और रिंग मंगवा लेता है और उसे कहता है कि मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करूं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। मैंने फ्यूचर प्लानिंग कर ली है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है तो यहाँ पर हमें उसके पेरेंट्स का दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। इतने में हॉस्पिटल की रिसीट गिरती है, उसका फादर नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है
कि तुम किसके साथ हॉस्पिटल गई थी, तो वो अपने फादर को सही से नहीं बताती, सच बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टीचर सुन फिश शॉप पर आती है। चैन उसे देखकर एक्साइटेड होता है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये मेडिसिन लेकर आई हूँ, तुम ये लेना भूल गए थे। तो वो उसका थैंक्स कहता है। तो वो फिशेस को बहुत इंटरेस्ट वे में देख रही होती है और उनका काफी आई कांटेक्ट हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि उसे फिश टैंक्स में काफी इंटरेस्ट हो रहा है। इतने में उसके बॉयफ्रेंड के फिर से मैसेजेस आने लगते हैं जो कि बाहर ही होता है और उसे मैसेज कर रहा होता है कि जल्दी से बाहर आओ। चैन ये देख लेता है तो चैन जानकर उसे काफी इन्फॉर्मेशन देने लगता है, लेकिन सुन कहती है कि वो उसका वेट कर रहा है तो उसे बाहर जाना होगा। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, मुझे लगा है कि तुम्हें ये काफी अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो उसके काफी क्लोज आ जाता है। वो इतना क्लोज आ जाता है कि सुन भी ये समझ लेती है कि वो शायद उसे किस करने सामने आया है और यहाँ से वो ये सीन देख रहा होता है। वो तो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसके हेयर्स में कुछ लगा हुआ था जिसे वो रिमूव कर रहा था। तो वो उसे दिखाता है कि मैं इसे रिमूव कर रहा था। तो यहाँ पर वो टीचर सुन को कहता है कि तुमने ट्रीटमेंट का अमाउंट तो नहीं लिया, तो मैं इस जगह तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। साथ में वो उसे कह देती है कि तुम्हें मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जू की मॉम का ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, जू की कोई मॉम नहीं है और ना ही मैं उसका डैड हूँ। इतने में वहाँ पे जू आ जाता है तो वो बताता है कि टीचर सुन तुम्हें आज पिक करने आई है। इतने में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है ये तो वही लड़का है जिसे कल तुम डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो वो जान के उसे बताने लगता है कि सुन मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अपना कार्ड देने लगता है। लेकिन यहाँ पर चैन उसका कार्ड नहीं लेता और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और सुन भी जू के साथ बातें करने लगती है और वहाँ से जू को वो दोनों लेकर चले जाते हैं। तो वो अपना कार्ड वहाँ पर ही रख के चला जाता है। यहाँ पर वो सुन को कहता है कि मैं तुम्हें फिश पॉट गिफ्ट में भिजवा दूंगा। उसके बाद चैन उसका कार्ड दिखता है और मन में सोच रहा होता है कि हाईली क्वालिफाइड है और काफी डिसअपॉइंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा प्यार है जो तुम उन्हें पिक भी कर रही हो। उसके बाद जब जू चला जाता है तो वो उसे कहता है कि आज के तुम्हारे क्या प्लान है, क्या हमें कैंपिंग पे जाना चाहिए। लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि उसकी कुछ और प्लान्स है। यहाँ पर अब सुन जू से पूछ ही लेती है कि क्या चंद तुम्हारे रियल डैड है, जिसपे वो उसे बता देता है कि नहीं वो मेरे रियल डैड नहीं है, मेरे रियल डैड मर चुके थे और मेरी ग्रैंड मदर मुझे पाल नहीं सकती थी, वो काफी सिक थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल जू ने ले ली जो कि कंट्री साइड से ही थे, लेकिन वो मुझे यहाँ ही रेस कर रहे हैं। और साथ में बता देता है कि वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं और ये भी बता देता है कि उसके फादर के फ्रेंड थे, वो लोग आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पर उसे याद आता है कि चैन उसे इस बारे में कुछ बताने ही वाला था लेकिन उसकी बात नहीं सुन पाई थी। तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने चैन को जू की मॉम के बारे में ऐसा क्यों कहा। आज फिर से चैन जू को लेने आया हुआ था। तो यहाँ पर एक और टीचर बाहर आती है और बताती है कि सुन को तो उसका बॉयफ्रेंड पिक करने आया था और वो उसे अपने साथ ले गया है। तो वो कहता है कि मैं तो उसके लिए फिश टैंक लेकर आया था और मैंने उसे बताया भी था कि मैंने उसे गिफ्ट करना है। देन वो उसे मैसेजेस करने लगता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। और यहाँ पर वो के साथ होती है जो उसे जबरदस्ती लेकर आता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है, उसे कैंपिंग पे लेकर आता है और उसे कह रहा होता है कि मेरी जॉब सिटी में ट्रांसफर हो रहा है। वो कहती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ सिटी में ट्रांसफर करना चाहिए। जिस पर वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे खुश हूँ। जहाँ पर वो उसे याद दिलाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पैशनेट थी लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहती है कि मैं अपनी इस जॉब को अब इंजॉय कर रही हूँ। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इतने में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसे चैन के मैसेजेस आए हुए हैं। तो वो उसे मना कर देती है कि वो आज काफी बिजी है और वो कैंपिंग कर रही है, जिससे चैन का मूड काफी ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी गलती से कॉल बटन प्रेस हो जाती है तो वो उनकी बातों को सुन पाता है। यहाँ पर वो उसे कुछ सरप्राइज देना चाहता था लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है और वो उसे ये रियलिटी बताना चाहती है। ये बात सुनकर चैन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके पास जाने के लिए निकल जाता है और वो दूर से नोटिस कर रहा होता है कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे के क्लोज है। तो वो सोच रहा होता है कि शायद उसे गलत फहमी हो गई, उसने गलत बात सुन ली और वो काफी जेलस हो रहा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नजर आ रहा होता है कि शायद से उनको चोट लगी थी और वो उसकी केयर कर रहा था लेकिन चैन गलत समझ लेता है। अब यहाँ पर वो अपने सेलफोन पे नोटिस करती है कि उसने चैन को कॉल मिला दी थी। तो वो उसे दोबारा से कॉल करती है और उसे सॉरी करने लगती है कि एक्सीडेंटली उससे ये प्रेस हो गया था बटन। वो उसे सिर्फ बताना चाहती थी कि वो आज बहुत बिजी है तो वो उसे फिश टैंक दे देना है। जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो वहाँ पर ही उसे डिलीवर करने आ गया है क्योंकि वो डिलीवर सर्विस भी देता है। तो वो उसे कहती है लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक्चुअल में थोड़ी देर पहले मुझे चोट लग गई थी कैंपिंग करते हुए और तुम्हें लगा होगा कि हम रोमांस कर रहे हैं। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उन दोनों को देखता रहता है। अब यहाँ पे चंद समझ जाता है कि सोनू उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो आगे बढ़ता है। वो ये देख हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, हम कैंपिंग कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं फिश डिलीवर करने आया हूँ। जहाँ पे वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे मेरे घर पे डिलीवर कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी अमाउंट दे देता हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सुन काफी परेशान हो रही होती है। कितने में जू की कॉल आ जाती है। वो डैड से बात कर ही रहा होता है कि सोनू से कॉल लेकर बहाना बनाने लगती है कि मैं जल्दी से आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। और वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। वो उन दोनों को देखता रह जाता है और यहाँ पर चैन जल्दी से फास्टली ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे सोनू से कहने लगती है कि तुम वाकई में जू को अकेला छोड़ आए हो, तुम्हें इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ के आना चाहिए था। जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो इन सब बातों को हैंडल कर लेता है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी है। उसके फादर के मरने के बाद मैंने उसे हर चीज के लिए तैयार रखा है। अब यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और
फास्टली ड्राइव कर रहा होता है। सुन को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो चेन को कहती है कि मैं वहाँ पे वो के साथ नहीं रहना चाहती थी। और उसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आती है, जहाँ पे वो उसका फिश टैंक उसके साथ लेकर आता है। तो वो नोटिस करता है कि सुन का घर काफी बड़ा था। वो मॉम डैड को बताती है कि वो वापस आ चुकी है। उनका मूड काफी ऑफ लग रहा था, तो वो लोग चेन के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो फिश टैंक को वहाँ पर रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सुनो से रोक रही होती है, लेकिन वो नोटिस कर लेता है कि उसके पेरेंट्स का मूड अच्छा नहीं, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो बाहर गेट से निकलता है, तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम ये किसके साथ हैंग आउट कर रही हो, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और साथ में कहता है कि मुझे वो नहीं बताया जो आज हुआ है। डैड उस पर काफी गुस्सा कर रहा था। और यहाँ पर वो से वो बात करती है और कहती है कि मैं घर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हें वो से अच्छे से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए वरी था क्योंकि तुम उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो वो कहती है कि मॉम मैं वो के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। मॉम उसे गुस्से से कहने लगती है ये कहीं इस बदमाश लड़के की वजह से तो नहीं है जिसके साथ आजकल तुम फिर रही हो। ये बात सुनते ही चैन भाई रुक जाता है और सोच रहा होता है ये मेरे बारे में इस तरह बात कैसे करी है। और वो समझ जाता है कि सुन के पेरेंट्स का बिहेवियर सुन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसे फालतू में बहुत लेक्चर्स दे रहे थे, जबकि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। वो साफ अपने पेरेंट्स को कहने लग जाती है कि आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैंने आप लोगों की वजह से वो जॉब सेलेक्ट की जिसे मैं करना नहीं चाहती थी ताकि हमारे रिलेशन ठीक रह सके, लेकिन मुझे समझ आ गया है मैं जितना भी कर लूं आप लोग मुझसे कभी खुश नहीं हो सकोगे। डैड भी उसे कहने लगता है कि हम तुम्हारा भला चाह रहे हैं, लेकिन वो साफ कह देती है मेरी वो के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो मुझे अपने लिए अच्छा मैच नहीं लग रहा है, तो बेहतर है कि आप लोग मुझे इसके लिए फोर्स आउट मत करो। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो और बहुत से लड़के हैं, मैं तुमसे उन्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लेकिन वो साफ कह देती है कि ये मेरी लाइफ का चॉइस है, मुझे उसे खुद लेने दो। वो लोग उसे काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं। सुन को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मॉम फिर भी उसे मेंटली टॉर्चर कर रही होती है। अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो अब उनके साथ और ज्यादा नहीं रह सकती है, ना ही वो उनकी बात सुनेगी। अब उसका इस जॉब में दिल लग गया है और वो सिटी में नहीं जाना चाहती है और वो उसे इसके लिए फोर्स करा है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ में मॉम डैड के खिलाफ जितनी बातें थी वो उन्हें बता देती है जो उनके बारे में सोचती थी। मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बारे में इस तरह सोच रही हो, हम तुम्हारा भला चाहते थे। वो उसे साफ कह देती है कि आप लोगों को अब मेरी सुननी होगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ आप लोगों की मान के। मॉम साफ कह देती है कि तुम गलत करी हो, लेकिन वो उन्हें कह देती है कि अब से आप लोग मुझे फॉलो मत करना क्योंकि मैं अपनी मर्जी ही करूंगी। तो यहाँ पर आज स्कूल में कुछ एक्टिविटी होती है जहाँ पर फ्रूट डे होता है और सब पेरेंट्स ने फ्रूट कटिंग करके डिजाइनिंग करके दिखानी होती है। तो यहाँ पर एक टीचर सुन को कह रही होती है कि जू का डैड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पर सुन भी हंस रही होती है और वो चैन के क्लोज आ जाती है। तो वो फ्रूट कटिंग करके टीचर्स के पास जाता है जहाँ पर वो फिश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है क्योंकि उसने फिश शेप दी थी वाटरमेलन को और सब लोग उसकी नॉलेज को देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सुन कहती है कि तुमने इसे फ्रीडम दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो उसे एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर चैन बहुत ही नॉटी वे में उसे एक वाटरमेलन पीस दे देता है जिसे सुन ले लेती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन फिशेस को देख रहा होता है, अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है। इतने में बाहर सुन आई होती है, तो वो सुन को देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों आई है। उसने ड्रिंक किया हुआ था, तो वो सुन को रोकता है और कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, सब कुछ ठीक तो है ना। और वो समझ जाता है कि वो ड्रंक है और वो चेन के काफी क्लोज आने लगती है और कहती है कि अब से मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी मर्जी करूंगी। और आगे आके उसे किस करने लगती है, लेकिन चेन उसे रोकने लग जाता है। तो वो उसे कहती है लेकिन मुझे पता है तुम सिंगल हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे लग रहा है तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं खुद को फ्री फील कर रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि लेकिन फिर इस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी होगी। तो वो फिश को देखने लग जाती है। अब उसके बाद वो उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे क्लोज क्यों आना चाहती थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तो वो उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो वो उसे किस करने लगता ही है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। और खुद को संभाल के वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि कुछ देर पहले तुम वो सब करना चाहती थी जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम अपने माइंड को हर वो काम जिसपे तुम्हारा दिल होता है करने से रोकती क्यों हो, तुम किस बात से डरती हो। लेकिन वो उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे वो लोग ग्रोसरी स्टोर पे होते हैं जहाँ पर वो बहुत ही आराम से फूड ले रही होती है। तो यहाँ पे चैन आता है और बहुत ही फास्टली उसे ग्रोसरी दिला देता है। उसे रात का सीन भी याद आ रहा होता है कि वो ड्रंक कंडीशन में उसके पास गई थी। तो वो उसे पूछता है कि तुम ग्रोसरी क्यों ले रही हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं अब सिंगल हो चुकी हूँ और अब मैं खुद से अपने लिए कुक वगैरह करूंगी और मैंने अलग होने का सोच लिया है और मैं घर की सेटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर दूंगा क्योंकि तुम काफी बिजी होगी। तो वो उसके अपार्टमेंट में जाता है, कुकिंग करके उसके लिए बॉक्स लेकर जाता है जहाँ पर हम सुन को देखते हैं वो काफी रिलैक्स मूड में लग रही थी। तो वो उसे कहता है मैं जो तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ, खा के बताना कि तुम्हें कैसा लगा है। और उसके अपार्टमेंट को चेक करने लग जाता है। तो यहाँ पे सुन उसी रात के बारे में सोच रही होती है कि वो उसके कितनी क्लोज चली गई थी। तो वो उससे कहती है कि तुम फिश डिलीवर करने के साथ फूड डिलीवरी का काम भी करते हो। वो कहता है कि नहीं, किसी के लिए तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम कहोगी तो तुम्हें रोज फूड पहुंचा दूंगा क्योंकि मुझे अच्छे से कुकिंग करने आती है। अब यहाँ पर वो उसके बेड को भी सेट करा होता है और वो उसे नोटिस करा होता है कि वो कितने मजे से खा
रही है। तो वो उसके क्लोज आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा? वो कहती है हाँ बहुत अच्छा लगा, अगर तुम फूड सर्विस के साथ मुझे मसाज सर्विस भी दे दो क्योंकि मैं काम करके बहुत थक चुकी हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शोल्डर प्रेस कर देता हूँ, और वो उन्हें प्रेस करा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, वैसे तुमने ये सर्विस और किस किस को दी है? तो वो काफी कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैं बाहर सिगरेट पीने जा रहा हूँ। तो वो नोटिस करती है कि सिगरेट तो यहाँ पे रखी थी। तो जब वो वापस सिगरेट लेने आता है तो वो देखता है कि वो बेड पे होती है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बेड पर आ सकते हो? उसे उसका ये वे काफी सीड्यूसिंग लग रहा होता है, वो काफी हिचकिचा रहा होता है, लेकिन उसके कहने पे उसके पास आ जाता है। तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो वो हैरान हो रहा होता है कि ये मुझे अपने पास भी बुला रही है और खुद ही मुझसे दूर होकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अब बर्दाश्त नहीं होता। वो आखिर उसके क्लोज चला जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ प्ले करने की कोशिश कर रही हो? वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन वो उसके फेस को पकड़ लेता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम काफी खेलने के मूड में हो आज। वो उसे कहता है हाँ, अगर तुम मुझे इसकी परमिशन दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे पीरियड्स हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हंसने लग जाती है क्योंकि ये सिर्फ उसकी शरारत थी। तो वो उसे कहता है फिर तो मुझे तुम्हारी काफी केयर करनी चाहिए। तो वो जाने लगता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो आगे बढ़ के उसे बाइट करता है। आज फिर से वो लोग शॉपिंग के लिए आए थे। तो वो उसके लिए ट्रॉली लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारा इस तरह चलना ठीक नहीं होगा, एंड उसे ट्रॉली में बिठाकर पूरे फ्लावर शॉप पे राउंड लगवा रहा होता है। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो हर चीज को सिलेक्ट कर रही होती है, और इस तरह वो चैन के साथ काफी फन करती है। चैन को भी उसके साथ काफी मजा आ रहा होता है। उसके बाद वो दोनों कार में आ जाते हैं। तो वो कहती है कि इन फ्लावर्स की स्मेल काफी ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे बारिश हो चुकी थी और इस वजह से चैन काफी भीग चुका था। वो अपनी शर्ट उतार लेता है। तो यहाँ पर सोनू से कहती है कि तुम्हें इस तरह अपनी शर्ट नहीं उतारनी चाहिए, और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तो अब वो उसे किस करने लगता है और यहाँ पर उसके घर पर आकर उसके साथ खूब रोमांस करता है। देन वो उससे कहती है कि लाइफ में मैंने फर्स्ट चॉइस ली है और तुम्हें मैंने चूज किया है, और जिसका मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं हो रहा। अब वो उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है और सुन फिर से उसकी बहुत क्लोज आ जाती है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है कि तुम क्या करते थे, तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्या तुम एथलीट थे? जिस पे वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, वो एक सेलर था, वो एक शिप पर फर्स्ट ऑफिसर था और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तो वो उससे कहती है फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो उसे कहता है क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, एंड उसके साथ नॉटी होने लगता है एंड वो दोनों फिर से रोमांस करते हैं। अब वो उसके लिए परफेक्ट नूडल्स बना के लाता है। तो वो हैरान होती कहती है कि तुमने इतने परफेक्ट नूडल्स कैसे बनाए? वो उसे कहता है क्योंकि ये मैं बनाता रहता था, शिप पर मेरा यही काम था, और दोनों नूडल्स को खूब इंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब वो दोनों काफी समय बिता रहे होते हैं और यहाँ पे हम रात के वक्त देखते हैं कि चैन का एक फ्रेंड उसके पास आता है और उसे कहता है कि आजकल तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुमसे स्मेल भी अच्छी आ रही है, इसकी क्या वजह है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है? और साथ में उसे पूछता है कि क्या तुमने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें सब सच बता देना चाहिए। और यहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि कैप्टन को कोई और क्रू मेंबर मार रहा था और वो उसे ऑर्डर्स दे रहा था कि उसे शिप को रोकना चाहिए। तो वो उसके ऑर्डर्स को मान रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने कैप्टन को मार दिया था। तो वो कैप्टन को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसे सब कुछ करने से रोक रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि अपनी नाइफ छोड़ दो। और वो जो रियल मर्डरर था, क्योंकि वो ड्रंक था, वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हम चैन को देखते हैं, उसके हाथ में नाइफ थी और बाकी भी क्रू मेंबर उसे इस तरह देख लेते हैं और उन्हें ये शक होने लगता है कि शायद इन सबका मर्डर चैन ने किया है। अब चैन किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता और उसे 2 इयर्स की जेल हो जाती है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो क्रू मेंबर था, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर बहुत मुश्किल से टाइम पास कर रहे थे और उसकी डॉटर को कुछ मेंटल इशू भी था। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो कहता है कि वो उस क्रू मेंबर वू के फैमिली की हेल्प करना चाहता है और उसके सारे एक्सपेंसिव उठाता है। तो उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तुमने उनकी इतनी हेल्प की, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुमसे पैसे लेने के बहाने तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। तुमने फिर भी उस फैमिली की हेल्प की, इसकी क्या वजह थी? जिसपे वो कहता है क्योंकि मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि अगर किसी को भी मेरी जरूरत होगी या हम शिप पे किसी भी डिजास्टर की वजह से कोई भी मारा गया तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और इसीलिए मैं उस मर्डरर की फैमिली का भी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें उनका कोई कसूर ना था और वो लोग मुझे समझते हैं कि मैंने उनकी फैमिली के साथ बुरा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सू के बारे में सोच रहा होता है कि उसने सू के साथ कितने रोमांटिक मोमेंट्स बिताए थे, और यहाँ पे वो शिप के बारे में भी सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं सू उसका विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, उसे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन सोया हुआ होता है, जूस के पास आता है और कहता है कि आपसे तो बहुत ज्यादा टीचर सुन की खुशबू आ रही है, क्या वो आपके साथ थी? क्या वो रात को घर पर आई थी? तो वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने टीचर सुन को सपने में देखा था। तो वो उसे बताता है कि मुझे टीचर सुन बहुत पसंद है, क्या वो मेरी मॉम बन सकती है? और उससे इंक्वायरी करने लगता है कि मुझे सच बता दो कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन चुके हो ना। और साथ में ये भी कहता है कि टीचर सुन मुझे इतनी अच्छी लगती थी, पहले तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन आपने उससे मुझसे छीन लिया है। और वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुन को वो की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं मुझे पता चला है कि तुमने शिफ्टिंग की है, मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें कहा था ना जब हम दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था, आखिर हम दोनों ने वक्त बिताया है और हम फ्रेंड्स भी हैं। तो वो उसे कहता है क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी, और वो अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे सुन काफी परेशान होती है और जल्दी से चैन को मैसेज कर देती है और यहाँ पर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। सुन उसके साथ चली तो जाती है, लेकिन सामने से चैन आ जाता है और चैन अपनी कार को उसकी कार के आगे खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर वो
को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये कौन है जो कार अपनी आगे से नहीं हटा रहा है और काफी गुस्सा करने लगता है। सुन उसे रोक भी रही होती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर वो को नहीं पता होता ये चेन है, वो उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। चेन यहाँ पर सुन का वेट करता रहता है कि वो खुद बाहर आ जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आती तो वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चेन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पार्किंग स्पॉट पे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो उसे कहता है तुमने खुद मुझे मैसेज किया था। तो वो उसके साथ फिर से रोमांस स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं वो को बता दूंगी कि मैंने उसे ब्रेकअप तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो। उसके बाद हम देखते हैं वो को ये बात बता देती है। तो वो वहाँ पर उसकी फिश शॉप पे आ जाता है और उसे इंसल्ट करने लगता है कि तुम एक आम से पर्सन हो, तुम्हें सुन से दूर रहना चाहिए, तुम उसके काबिल नहीं हो। तो वो उसे कहता है तुम कौन होते हो ये सब डिसाइड करने वाले, ये सब कुछ सुन को डिसाइड करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराने की कोशिश की है। जिस पे वो उसे कहता है तुम भूल गए हो, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो वो उसे काफी हैरेस करने लगता है। यहाँ पर चैन उसे उसका कार्ड वापस करने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारी इंक्वायरी करके आया हूँ। एंड उसके बाद जाकर वो उसकी फिर से इंक्वायरी सही तरह करता है और आके फिर से उसे हैरेस करने लगता है कि मैं तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम एक मर्डरर हो और जेल में रहे हो, क्या ये बात सुन को पता है? और क्या तुम्हें पता है कि उसके फादर की बात पता चली तो वो तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे क्योंकि उनका प्रमोशन होने वाला है और वो किसी भी ऐसे सनीला को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसका पास्ट इतना डर्टी रहा हो क्योंकि उन्हें जॉब में इश्यूज हो जाएंगे। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। वो उसे कहता है लेकिन तुम जेल में रह चुके हो और ये बात सुन लेती है और यहाँ पर वो बाहर आता है। सुन को बहुत गुस्सा होता है कि इतनी बड़ी बात है और चैन उसे बताई तक नहीं। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो लेकिन तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। तो वो उसे बताता है कि मेरे पर एक केस हुआ था जिसकी वजह से मुझे जेल हो गई थी, मैं शिप पे काम करता था और कैप्टन को एक क्रू मेंबर ने मार दिया। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात क्यों नहीं बताई और उसे याद आता है कि इस केस के बारे में उसके फादर और वो आपस में बात भी कर रहे थे। तो वो कहती है इसका मतलब वो फर्स्ट ऑफिसर तुम थे, जिसपे वो कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बस उस सिचुएशन में फंस चुका था, मैं हेल्प करना चाहता था, कैप्टन को भी बचाना चाहता था और उस क्रू मेंबर को रोकना चाहता था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स की वजह से मुझ पर डाउट जा रहा था, वो एक ड्रंक पर्सन था एंड उसकी वजह से सब कुछ हुआ। जहाँ पर सोनू से कहती है इसका मतलब जूस कैप्टन का सन है और तुम अपनी गिल्टी की वजह से उसकी हेल्प कर रहे हो। तो वो उसे कहता है हाँ तुम सही समझ रही हो। तो उन को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझसे गलत फैसला हुआ है और मुझे रिग्रेट हो रहा है, तुमने मुझसे बातें छुपाई थी। वो उसे कहता है ये मेरा पास था, लेकिन वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था। वो कहता है मैं तुम्हें खोने से डर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगी क्योंकि किसी ने भी मेरा ट्रस्ट नहीं किया था। सुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसके लिए फूड बना के गई थी लेकिन उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद हम सुन को देखते हैं, वो चंद के बारे में सोच रही होती है एंड इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि एक्चुअल में क्या हुआ था और उसे भी अब चंद का समझ आ रहा होता है कि वो गलत सिचुएशन में फंस गया था और वो सोच रही होती है, लेकिन चंद तो कैप्टन के सन का बहुत ख्याल रख रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिस्किट्स वो उसके लिए बेक करके गई थी वो उन्हें डस्टबिन से उठा के खा रहा था एंड यहाँ पर सू ने तो चंद का ड्रेस भी बाहर हैंग कर दिया था। चंद सू को बहुत कॉल कर रहा होता है लेकिन सून कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो उससे बहुत गुस्से में थी। इतने में वो नीचे गिर जाती है तो वो डोर नॉक करने लगता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तुम ठीक तो हो? वो उसे कहती है तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं, लेकिन वो समझ जाता है कि सुन के साथ कुछ बुरा हुआ है और लॉक लगा के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर वो उसे चेक करने लगता है। वो उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे उसे कहता है कि तुम नीचे गिर गई हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो उसे कहती है मैं खुद को खुद देख लूंगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। उसे बहुत बुरा लगता है कि बाकी सबकी तरह वो भी उसके पास्ट के बारे में ऐसे कह रही है। तो वो जाने लगता है लेकिन नोटिस करता है कि सुन तो उठ भी नहीं पा रही होती। तो वो फिर से पीछे मुड़ता है और उसे आके अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और उसे बिठा के किस करने लगता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा है। तो वो कहता है मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं मुझे बेड पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। तो वो उसे कहती है तुम एक शेमलेस हो और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है एंड फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं। तो वो उसे बताती है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारे लिए कुकीज बेक करके आई थी, जिसपे वो उसे बताता है कि मैंने वो खा ली थी, वो बहुत मजे की थी। तो वो उसे कहता है क्या तुम दोबारा मेरे लिए वैसा बनाओगी, जिसपे वो उसे कहती है कि मैंने सोचा है हम दोनों को इकट्ठे नहीं होना चाहिए, बेहतर है हम दोनों एक दूसरे से ना ही मिले। जिस पर चैन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और उसे फिर कहता है कि मैंने इसी वजह से ये बात तुम्हें फर्स्ट डे से नहीं बताई थी, मुझे पता था कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तुम मुझे बाकी लोगों की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगी। एंड वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे सुन काफी परेशान होने लगती है और यहाँ पर चैन देखता है कि उसे वो की फैमिली फिर से हरेस कर रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उसे अमाउंट देने आए वरना वो उसे फिर से रिपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी नजर में उनके फादर का मर्डर वही है। अब यहाँ पर चैन एक डिसीजन लेता है, वो सोचता है कि उसे अपनी शॉप बेचकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो उसका रेट लगवा रहा होता है। यहाँ पर जू से पूछता है कि डैड क्या आप इस शॉप को सेल कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो टीचर सुन मुझे पिक एंड ड्रॉप कैसे देंगी। जहाँ पर वो उसके साथ प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसे भी अच्छी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पे तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे जू काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो टीचर सुन को खोना नहीं चाहता था। तो वो एक नोट लिख देता है टीचर सुन के बारे में और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टीचर सुन वो के साथ होती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ पूछ रही होती है। इतने में उसे चैन की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या जू तुम्हारे साथ है। वो एक नोट लिख कर गया है जिसपे वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, जिससे वो दोनों ही काफी परेशान
परेशान होने लगते हैं। और यहाँ पर हम जू को देखते हैं, वो टीचर सुन के लिए गिफ्ट ले रहा होता है, लेकिन उसके पास प्राइस नहीं होती है। तो वो सोच रहा होता है कि वो टीचर सुन के लिए कुछ गिफ्ट लेगा। अब यहाँ पर टीचर सुन को वो दिखाई देता है, तो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरे डैड फिश शॉप को सेल कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा था मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेना चाहता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चन काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है और हर किसी को कॉल कर रहा होता है जू का पता लगाने के लिए। इतने में टीचर सुन जू को लेकर आ जाती है, तो वो जू पे गुस्सा करने लगता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रहा था। तो यहाँ पर सुन उसे रोकने लगती है और जू को कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे डैड से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। तो यहाँ पे चन इमोशनल हो जाता है और जू को अपने पास बुलाता है एंड उसे गले लगा लेता है। तो वो टीचर सुन का थैंक्स करता वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर सुन कहती है कि मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुम लोग बात कर लो, मैं इस बच्चे को देख लेता हूँ। और यहाँ पर वो उसे कहती है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि क्या विक्टिम की फैमिली तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, मुझे पता चला है, और तुम इसी वजह से फिश शॉप को सेल करना चाह रहे हो। वो उसे कहता है क्या तुम्हें जू ने ये बात बताई। वो उसे कहती है नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। वो उसे कहता है कि तुम्हें से क्या इशू है, क्या तुम मेरी केयर कर रही हो, मेरे लिए वरी हो रही हो। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी, लगता है तुम जवाब नहीं देना चाहते, तो चलो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और जाने लगती है, लेकिन वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ, तुम्हें खोने से मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और उसे सॉरी करने लगता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई थी। तो वो उसकी बात मान जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। वो उसे कहती है लेकिन मुझे याद आया मैंने तुमसे कुछ और क्वेश्चंस भी पूछने थे। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए, तुम्हें प्रूव करना चाहिए। वो उसे कहता है कि मैं बस जू की परवरिश करना चाहता हूँ और ये सब कुछ उसी लेकर रहा हूँ। वो उसे कहती है कि हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं, तुम्हें खुद को अच्छे से प्रूव करना होगा, वरना विक्टिम की फैमिली तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ब्लैकमेल करती रहेगी और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरा विश्वास करेगा। और वो कहता है कि और तुम वो के साथ क्या कर रही हो। तो वो हंसने लगती है और कहती है कि इसका मतलब तुम जेलस हो रही हो। और यहाँ पर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और सुन हंसती रहती है। अब सुन वो के साथ जा रही होती है और वो उससे जेलस होकर देख रहा होता है। तो यहाँ पर चैन नोटिस करता है कि जू के हाथ में एक क्राउन था। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुमने ये कहाँ से लिया। वो कहता है कि मैं टीचर सुन को गुड बाय करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए क्राउन लिया और इसके लिए मैंने अपनी पॉकेट मनी को भी जमा किया हुआ था। अब यहाँ पे सुन वो की हेल्प ले रही होती है ताकि वो इस केस को अच्छे से स्टडी करे। और यहाँ पे वो विक्टिम की फैमिली से भी बात करता है, जहाँ पर उसकी वाइफ सारा इल्जाम चैन पर ही दे रही होती है। अब यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि मुझे ये मामला इतना सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो औरत इस तरह माने, और अगर वो नहीं मानेगी तो चैन की लाइफ इसी तरह प्रॉब्लम्स में ही रहेगी जब तक कोर्ट से अनाउंस नहीं हो जाता है कि वो बेकसूर है। इतने में उसके पेरेंट्स भी उसे विजिट करने आते हैं। तो सुन को ऐसा लगता है कि शायद वो ने उन्हें बुलवाया है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम रात को डिनर पे आना। वो अब समझ चुका था कि सुन उसके साथ नहीं रहना चाहती है और उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर डैड सुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम एक ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका पास्ट ठीक नहीं है, ये मेरी जॉब के लिए ठीक नहीं होगा और मुझे प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे सुन उन्हें समझाने लगती है कि आप लोग गलत समझ रहे हो, उसके साथ बुरा हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, मॉम डैड को बाहर निकाल देती है। वो उसकी बात समझ ही नहीं रहे थे, खुद को लॉक कर देती है और बहुत परेशान हो रही होती है कि वो इन्हें कैसे समझाए। और यहाँ पर अब वो बहुत ही चालाकी से अपनी विंडो से बाहर आ जाती है और फिर सीधा चैन के पास आती है। चैन को आके जोर जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। वो उसे कहता है कि अब तुम किस झूठ की बात कर रही हो। तो वो उसे और मारने लगती है। तो वो उसे शांत करता है और उसे अपने पास बिठाता है। तो यहाँ पर वो उसे किस करता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। वो उसे कहता है कि मैंने फर्स्ट डे ही सोच लिया था कि जिसने मर्डर किया था यानी वो, मैं उसकी फैमिली की हेल्प करूंगा और मैं सच्चे दिल से उसकी हेल्प करना चाहता था, जबकि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन उसकी वाइफ ने इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाया और अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। वो और ज्यादा पैसे मांगने लगी थी और कह रही थी कि अगर मैं उसे और पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे सू करेगी और फिर से ये केस चलेगा। तो इसलिए मैं मजबूर हो गया था। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात अच्छे से बतानी चाहिए थी, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें शुरू में ही ये सब कुछ बता देता तो क्या तुम मेरा विश्वास करती। हर कोई मुझे बस शक करता था, हर कोई मुझे मर्डर कहता था, मेरे लिए सब कुछ ईजी नहीं था और मैंने जू को अच्छे से रेस करना था। वो उस कैप्टन का बेटा था और इसके लिए मैं चाह रहा था कि वो फैमिली मुझे सू ना कर दे और इसीलिए मैं ब्लैकमेल होता रहा। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सब कुछ किसी को नहीं समझा सकता था। जिस पर वो से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन अब से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें सब कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहिए था, तुम इतना बर्डन लेकर अकेले फिरते रहे। इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और साथ में वो भी आ जाता है। तो वो को कहती है कि मैं अब इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इसकी हेल्प करूंगी। तो वो सू को वो के सामने किस करता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड वो पुलिस के साथ चला जाता है। अब यहाँ पर सू बहुत कोशिश करती है और उसे फिर से अपील करने के लिए मौका दिया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे अब हमें वो का भी दिखाया जाता है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं था। वो सू को तो यही शो करा था कि वो चैन की हेल्प कराए, लेकिन उनको री अपील के लिए जब जेल से निकाला जाता है तो वो उसे धमकाने लगता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा, 24 आवर्स तुम पर नजर रखी जाएगी। वो उसे कहता है इसके अलावा, तो उसे वो साफ कहता है इसके अलावा तुम्हें अपनी जगह भी पता होनी चाहिए और इसलिए कुछ ट्रबल क्रिएट मत करना। वो उसे कहता है कि तुम इस सुन के बारे में बात कर रहे हो ना,
ना तो मैं तुम्हें बता दूं, सुन मेरी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं खुद को प्रूव करके रहूंगा। और वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर हम सुन को देखते हैं, वो बहुत ही चालाकी से चन की शॉप पे नजर रखी हुई थी और वीडियो बना रही थी। अब जो से लोग हैरेस कर रहे थे उन सबकी वीडियो बन जाती है और यहाँ पर चन कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम लोग मुझे इतना ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहता था, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग मुझे हैरेस करो। अब वो लोग उसे काफी हैरेस कर रहे होते हैं और ये सब कुछ वीडियो में बन जाता है। और यहाँ पर सुन कहती है कि अब ये सब कुछ लाइव आ जाएगा और पता चल जाएगा कि चन ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, उसने तुम्हारी हर तरह से हेल्प की है। और वो फुल चन की साइड ले रही होती है और वो लोग वहाँ से डर जाते हैं और धमका के वहाँ से जाने लगते हैं और ये सब कुछ भी रिकॉर्ड हो जाता है। चन बहुत हंसने लग जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ब्रेव हो। अब यहाँ पर चन सुन का थैंक्स करता है कि उसने उसकी साइड ली है और कोई फर्स्ट है जो उसे समझ पाया है। सुन कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उन दोनों का काफी रोमांस होता है। तो उसे जाते हुए कहती है कि अगर कोई भी दोबारा से ब्लैकमेल करने आए मुझे जरूर बताना। यहाँ पर उसे उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है कि मुझे एक न्यूज मिली है, शायद जिसने मर्डर किया था, जिसने जम कर ली थी, वो जिंदा है, उसके ट्रेसेस मिले हैं। ये सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो फिर से सू को पिक करने आता है तो सू उसके पास आती है। इतने में सू की मॉम डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और आके चन को बातें सुनाने लगते हैं कि वो एक क्रिमिनल है। यहाँ पर जू चन की साइड लेने लगता है कि मेरे डैड क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सू भी कहती है कि वो इनोसेंट है, जहाँ पे मॉम कहने लगती है कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। डैड भी कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन में इशू आएगा, तुम्हें हमारी बेटी की लाइफ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे चन काफी परेशान होता है, वहाँ से चला जाता है। सू ने आज जू को अपने साथ रखना था इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है और यहाँ पर जू उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और उन्हें बहुत फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सुन को बहुत अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर मॉम अब फिर से सुन को बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी डैड का प्रमोशन हो रहा है और तुम्हारे इस एक्ट की वजह से अब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो उसे कहती है कि वो इनोसेंट है और वो ये सब कुछ प्रूव करेगी। यहाँ पे जू भी कहने लगता है कि मेरे डैड इनोसेंट है। इतने में हम देखते हैं कि चन विक्टिम की फैमिली के पास जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड भी होता है, क्योंकि वो लोग उसकी मॉम को हैरेस करने आए थे। यहाँ में पता चलता है कि उसकी मॉम एक मेंटल पेशेंट थी और जब चन जेल में चला गया था तो उसकी मॉम मेंटल हो चुकी थी। वो अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि वो वापस आ चुका है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रही होती है मुझे पता है तुम मर्डरर नहीं हो, लेकिन ये लोग बार बार आके कहते हैं कि तुम एक मर्डरर हो। जहाँ पर अब चन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है मुझे तुम हैरेस कर रही थी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मॉम को इस तरह तंग करो। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। अब वो भी डरने लग जाती है, लेकिन साफ कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा, बल्कि असल मर्डर वही था। मैं तो फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं सब फैमिलीज की हेल्प करूंगा अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो सोच रहा होता है कि वो कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पे हमें वो का भी दिखाया जाता है जो कि असल मर्डर था और वो जिंदा था। और यहाँ पर ये वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर सुन एक्सपोज कर देती है कि किस तरह चन ने उस मर्डर की फैमिली की इतनी ज्यादा हेल्प की, फिर भी वो लोग उसे इतना ज्यादा हैरेस करे थे। और यहाँ पे वो ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है कि चन इतनी हेल्प कर रहा था। अब वो फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं और इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद वो पकड़ा जाएगा क्योंकि शायद वो जिंदा है। और यहाँ पे वो उसकी अपील के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि अब प्रूव कर दिया जाए कि वो इनोसेंट है और उसकी सारी जिंदगी बन जाएगी। यहाँ पे उसका एक फ्रेंड उसकी हेल्प करने आया था और उसे केस के लिए काफी अमाउंट दे रहा होता है। वो उसे मना भी कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है क्या तुम भूल गए हो, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक फैमिली की तरह हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हारी दिल से हेल्प करना चाहता हूँ और हम सब मिलकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि तुम इनोसेंट हो। उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हम कुछ प्रूव ना कर पाए, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि तुम इनोसेंट हो। अब यहाँ पे मॉम काफी इरिटेट हो रही होती है कि जू तो सुन के साथ ही था, तो वो उसे समझा रही होती है कि तुम्हें किसी के बेबी को इस तरह लेकर नहीं फिरना चाहिए, लेकिन क्योंकि जू काफी क्यूट था इसलिए वो कुछ भी इशू नहीं कर पाते। अब यहाँ पे वो जू की काफी केयर कर रही होती है एंड वो चन का वेट कर रही होती है। इतने में जब वो बाहर जाती है तो चन आया होता है और जू को कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी अपील सक्सेसफुल हुई, जिस पे वो कहता है कि अब हमने कोर्ट में जाना है। तो वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब यहाँ पे वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि चन का क्या फैसला होगा और इतने में चन बाहर आता है और आके बताता है कि अपील सक्सेसफुल हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जू कहता है तुम दोनों तो मुझे प्रेस कर दोगे, तो वो जू को भी देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में जो रियल मर्डर था उसने जब वो वीडियो देखी थी तो उसे बहुत बुरा लगा था कि चन उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ करा है और वो छुप के बैठा है, जबकि गलती उसी की थी। और यहाँ पर अब वो चन से मिलने की बात करता है तो यहाँ पर अब उस मर्डर को लाया जाता है। चन काफी कंफ्यूज था, सुन उसके साथ थी, तो वो अपने नीज पे उस पर बैक करने लगता है, उसे माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से उसे इतना कुछ सफर करना पड़ा। चन चुप करके उसे बस देखता रहता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और सब कुछ बर्दाश्त करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो सुन यहाँ पर चन को संभालने लगती है, उसे हक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चन काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। जू पूछने लग जाता है कि डैड आप ठीक तो हो ना, जिस पर सुन कहती है कि अब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर जू कहता है कि डैड आप मेरी बेस्ट चॉइस हो और साथ में कहता है अब वक्त आ चुका है, आपको सुन को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि वो हमारी फैमिली में आने के लिए हमेशा के लिए वेलकम रहेंगी। अब यहाँ पे सुन भी चन के बारे में सोच रही होती है और वो क्यूट मोमेंट्स को याद कर रही होती है। उसे सब बहुत
अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पर डिनर के वक्त उसके पेरेंट्स किसी फ्रेंड के साथ थे, तो उसका फ्रेंड कहता है कि हमने वो वीडियो देखी, क्या तुम्हारी डॉटर उस लड़के को डेट कर रही है? तो वो लोग बहाने बनाने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि सुन चैन के साथ ही वहाँ पर आ जाती है और चैन आके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। आज वो काफी कॉन्फिडेंट था और वो अपने कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उसने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है, वो फर्स्ट ऑफिसर था और साथ में कहने लगता है कि वो उसकी डॉटर के काबिल है क्योंकि वो अब इनोसेंट प्रूफ हो चुका है। और वो कहता है कि वो सुन से बहुत प्यार करता है और अगर आप लोग परमिशन दे तो वो अपनी लाइफ को सुन के साथ बिताना चाहता है। तो साथ जो उनके फ्रेंड बैठा हुआ था वो कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने भी इस केस के बारे में पढ़ा है, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है और तुम्हारी वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, सब लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब मॉम भी मान जाती है और वो सुन को खुश देखती है तो फौरन से हाँ कह देती है और वो दोनों से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब चैन सुन को अपनी मॉम के पास भी लेकर आता है उनसे मिलवाने के लिए। उसकी मॉम खाना बना रही होती है और वो उन दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। यहाँ पे सुन बताती है कि वो एक टीचर है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कहीं चैन तुम्हें तंग तो नहीं करा, मेरा बेटा बहुत नॉटी है। और वो फिर चैन की पिटाई लगाने लगती है और यहाँ पर सुन बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तो वो बताती है कि चैन एक बहुत अच्छा इंसान है, वो उसकी बहुत केयर करता है और वो उसके साथ बहुत खुश है। मॉम भी उसको लंच ऑफर करती है और कहती है कि अगर चैन तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे बताना। अब यहाँ पर वो लोग उसकी मॉम के साथ लंच करते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे सुन जा रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जल्दी से चैन से शादी कर लेना चाहिए क्योंकि इसकी एज भी निकल रही है। तो वो उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में भी कहती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू ईयर होती है और यहाँ पे ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और दोनों आपस में काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पे सुन अपनी फीलिंग्स के बारे में चैन को बताना चाहती है, लेकिन इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि चैन का प्रूफ हो गया है कि वो इनोसेंट है। तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे कांग्रेट्स कहती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं सुन से बात करना चाहती हूँ और वो सुन को कहती है कि चैन एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो कहती है तुम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो वो उसे कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। साथ में वो उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है कि जेल जाने की वजह से उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, लेकिन अब वो काफी स्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पर वो उसे नॉटी वे में कोई बात करता है जिससे वो उसे किक करती है, वो नीचे गिरता है। तो वो उसे संभालने लगती है तो वो उसे क्राउन दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए जू लेकर आया था, वो तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था लेकिन मैंने उसे ये चुरा लिया। तो वो कहती है कि ठीक है मैं इसे पहन के दिखाती हूँ। तो वो उसे देखता है और कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल दिख रही हो, एक प्रिंसेस की तरह, और मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। और उसे कुछ मजाक करता है, वो फिर से उसे किक करती है। तो वो उसे नाटक करता है कि उसे बहुत पेन हुआ, तो वो उसकी केयर करने लगती है। तो वो उसे रिंग दिखाता है, वो उसे कहती है कि तुमने इस मोमेंट को भी फनी बना लिया है। तो वो जल्दी से उस रिंग को पहन लेती है और इस तरह इस हैप्पी मोमेंट में हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।